जय हिंद दोस्तों। अगर आप 15 अगस्त 1947 के बाद यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से आए हुए हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है यानी कि गैर मुस्लिम, तब आपको कुछ आधारभूत तथ्यों के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। हाल ही में 11 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा CAA 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है और इसी के आधार पर जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, इनको भारत की नागरिकता मिलना बेहद सहज और सुविधाजनक हो जाएगा। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे CAA के बारे में डिटेल से कि CAA है क्या, नागरिकता से संबंधित संशोधन की शक्ति किसके पास होती है, आखिर CAA को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, CAA में मुख्य प्रावधान क्या है और आखिर CAA सीमित लोगों को ही नागरिकता क्यों प्रदान करता है। साथ ही साथ CAA को लेकर विवादित मुद्दे और विरोध प्रदर्शन के पीछे सच्चाई क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। CAA पर अधिसूचना जारी कर दी गई। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स will be notifying today the rules under the Citizenship Amendment Act 2019, also known as the CAA. इसका कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता के साथ विभाजन रूपी विभीषिका को भी झेलना पड़ा और इसी विभीषिका के कारण पलायन की समस्या उत्पन्न हुई और इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक भारत और पाकिस्तान के बीच देखा जाता है। और इस पलायन के कारण एक बहुत बड़ी आबादी भारत से पाकिस्तान की ओर चली गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी आबादी भारत में आ गई। इस बीच यह देखा गया कि अपने घरों को छोड़ने का दंश हर किसी में रहा और इसी कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई। और इस एक बड़ी घटना का परिणाम आज भी भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच होने वाली घुसपैठ के रूप में देखा जाता है। कभी अपने सगे संबंधियों से मिलने की चाहत में, तो कभी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और अकाल जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए लोग बड़ी आसानी से अपनी सरहदों को पार करके भारत में अवैध रूप से रहने लगे और ये सिलसिला निरंतर इसी प्रकार चलता रहा। इस पूरे मसले को जानने से पहले हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं ताकि आप इस विषय को गहराई से और अच्छे तरीके से समझ सके। हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में सामान्य प्रावधानों की चर्चा की गई है। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर बहुत विस्तारित रूप से चर्चा न करके सिर्फ ये बताने का प्रयास किया था कि जिस समय हमारा संविधान लागू हो रहा है यानी 26 जनवरी 1950, उस समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा और भविष्य में कौन भारत का नागरिक रहेगा या किसकी नागरिकता छीनी जाएगी, इसको लेकर कानून बनाने की शक्ति संसद को सौंपी और ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 11 में देखने को मिलता है। और इसी अनुच्छेद 11 का उपयोग करके संसद ने 1955 में एक कानून बनाया जिसे हम जानते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये नाम भले ही आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब से एक कानून लाया गया है तब से लगभग 10 बार से अधिक इसको संशोधित किया जा चुका है और जब भी इसमें संशोधन से संबंधित प्रावधान आते हैं तब भी देश में उथल पुथल मच जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 1955 में इस कानून को लागू किया गया और 1957 में इसमें संशोधन किया गया, 1960 में इसमें फिर से संशोधन किया गया, यही नहीं 1985 और 1986 में लगातार संशोधन किया गया, 1992, 2003, 2005, 2015 और फिर 2019। यानी ये संशोधन कोई नया नहीं है। और आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए कि इतने समय अंतराल में सरकारें बदलती रही हैं, यानी नागरिकता कानून में संशोधन किसी एक सरकार विशेष के कार्यकाल में नहीं बल्कि सभी सरकारों के कार्यकाल में देखने को मिले। नागरिकता कानून को समझने से पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर ये नागरिकता होती क्या है और आखिर किसी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों किसी देश का नागरिक बनना चाहता है, उसको इससे क्या लाभ है। किसी एक देश के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक उसके नागरिक और दूसरा विदेशी। जो विदेशी होते हैं इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो विदेशी जो अप्रवासी हैं और दूसरे वो विदेशी जो शरणार्थी हैं। अप्रवासी की भी दो कैटेगरी होती हैं, एक वो अप्रवासी जो लीगल रूप में भारत में रह रहे हैं, वहीं दूसरे अप्रवासी अवैध अप्रवासी कहलाते हैं। तो अब चलिए इनके बारे में एक एक को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नागरिक। नागरिक किसी देश के मूल निवासी होते हैं
और इनकी विशेषता ये होती है कि इनको सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा कुछ सिविल राइट्स स्पेशल मिले होते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक अधिकार भी मिले होते हैं। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, इस नाते बहुत सारे पदों पर हम लोग बैठ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग अपने संविधान का पालन करते हैं, संविधान में जो कर्तव्य दिए हैं उसका पालन करते हैं, इसीलिए हम लोग नागरिक की कैटेगरी में हैं। और बहुत सारी सुविधाएं नागरिक होने के नाते हमको राज्य के द्वारा मिलती हैं। जबकि जो विदेशी होते हैं या किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं और वह देश इनको पासपोर्ट उपलब्ध कराता है उस देश के नागरिक होने के नाते, और साथ ही साथ अगर ये किसी और देश घूमने जाना चाहते हैं तो इन लोगों को उस देश का वीजा लेना पड़ता है और यही प्रक्रिया चलती है। अब सोच कर देखिए, आप भारत का पासपोर्ट लेकर अमेरिका घूमने जाते हैं, लेकिन आपको 1 महीने के लिए वीजा दिया गया है और आपका वीजा अगर एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है और आप फिर भी वहां पर हैं, तो आप वहां अवैध रूप से प्रवासी कहलाएंगे, यानी इलीगल इमिग्रेंट, और आप पर कड़ी से कड़ी सजा और कार्यवाहियां की जा सकती हैं, क्योंकि आप अब उस देश के लिए अपराधी हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है शरणार्थियों की। तो इस शरणार्थी कौन होते हैं? मानकर चलिए हमारे किसी पड़ोसी देश में कोई आपदा आ जाती है या कोई भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, सुनामी आ जाती है। उस दरमियान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इनके पास ये अधिकार है कि उस सीमाओं को क्रॉस करके दूसरे देश में जा सकें, और साथ ही साथ जिस देश में ये घुसपैठ करते हैं उस देश की सरकार का भी ये दायित्व होता है कि वह टेंट के माध्यम से या इनकी बेसिक जरूरतें जैसे भी हो सके वैसे पूरी करने का प्रयास कर सके और इनको संरक्षण प्रदान करे। और इसको एक नैतिक और मानवीय कर्तव्य माना जाता है। हालांकि ये किसी देश के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। इसको लेकर एक समझौता है जिसका भारत अभी सदस्य नहीं है। विभाजन के बाद से ही हमारे पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक समुदाय थे इनका बेहद उत्पीड़न हुआ है। इसी कारण से अलग अलग समय में ये लोग सीमाओं को जैसे भी क्रॉस कर सके वैसे भारत में आकर रहने लगे। लेकिन अब इनके सामने एक बड़ा संकट ये था, ना तो इनके पास भारत का किसी प्रकार का प्रमाण पत्र था और साथ ही साथ ना ही इनके लिए हमारे संविधान या कानून में किसी प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इस कारण से इनका बेहद उत्पीड़न होता था और साथ ही साथ इनका शोषण इनके कार्यस्थलों में या फिर इनको बहुत कम पैसे पर इनके साथ शोषित भरा व्यवहार किया जाता था। और ये लौट कर अपने मूल देश भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर उत्पीड़न कहीं ज्यादा अधिक होता था। आज भी दिल्ली और बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं जहां पर धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित अप्रवासी अपने मूल देश से भागने के लिए मजबूर हुए और इन शरणार्थियों के स्थलों में इन्होंने शरण ली और जैसे तैसे अपना गुजारा करते रहे। वर्ष था 1998 का, जब 1998 से वर्ष 2004 तक एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आती है। इस दरमियान लाल कृष्ण आडवाणी भारत के गृह मंत्री बने और इस समय भी अवैध रूप से घुसपैठियों को लेकर सरकार का रवैया बेहद कड़ा और सख्त था। इसी को लेकर अनेक प्रकार के कानून में संशोधन किए गए। वर्ष 1920 का एक पासपोर्ट एक्ट था। इस एक्ट में वर्ष 2000 में एक संशोधन किया गया और इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करता है उसकी सजा 3 माह हुआ करती थी, इस सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिन लोगों ने अपने मूल देश में धार्मिक शोषण से बचने के लिए भारत में शरण ली थी, लेकिन इनके पास पासपोर्ट नहीं थे, जिस कारण से सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अब पुलिस इन पर कार्रवाई कर सकती थी और 3 माह की जगह अब सीधे 5 वर्ष के लिए इनको कारावास की सजा दी जा सकती थी। वर्ष 2003 में एक बार फिर से सीएए लाया गया और इस सीएए में कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसने इन सभी शरणार्थियों की चिंताओं को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। 2003 का सीएए जो कि वर्ष 2004 से लागू हुआ, इसमें सर्वप्रथम तो अवैध प्रवासियों की परिभाषा को और सख्त बना दिया गया और साथ ही साथ नागरिकता कानून में एक प्रावधान हुआ करता था जिस प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति जो चाहे अवैध रूप से भारत में आया हो या वैध तरीके से, लेकिन अगर उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाया करती थी। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है, भले ही एक व्यक्ति वैध रूप से भारत का नागरिक हो, लेकिन अगर अवैध प्रवासी है तो उसके बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब चिंता उन लोगों के लिए हो गई जो लोग ये सोचकर भारत में घुसपैठ किए थे कि कम से कम हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, हमारे बच्चों को तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज की संभावना को भी समाप्त कर दिया गया। भारत में नागरिकता प्राप्ति के 2 और तरीके थे, एक देशीकरण के आधार पर और दूसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर कि आप भारत में आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आपको एक निश्चित समय बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन वर्ष 2003 में इसी एक्ट के माध्यम से इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया
कि अवैध प्रवासी देशीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि ये जो कानून था सीएए वर्ष 2003 का, ये इन प्रवासियों के लिए जो भारत में शरण लिए हुए थे, हालांकि ये शरणार्थी नहीं थे, लेकिन इन प्रवासियों के लिए काला कानून बन गया और शायद इनका दिन और रात सिर्फ इसी डर में गुजरा कि कहीं पुलिस पकड़ न ले जाए या फिर किसी और केस में हमको आरोपी न घोषित कर दे। और जब वर्ष 2014 में पुनः एनडीए गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत के साथ या भारी मेजोरिटी के साथ जब सत्ता में आती है, तो उसने अपने चुनावी भाषण के दौरान स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि उनका उद्देश्य विदेशियों को भारत से बाहर निकालना है। विदेशी मतलब बाहरी व्यक्ति जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जिनका मूल धर्म भारतीय है, उन लोगों को जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किए जा रहे हैं पड़ोसी देशों में, उनको भारत की नागरिकता भी देना है। अब सरकार के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जो 2003 का सीएए कानून था, वह कानून अवैध रूप से घुसपैठियों को या अवैध प्रवासियों को कड़ी सजा का प्रावधान करता है। अब आखिर सरकार ये कैसे संभव करे कि कुछ प्रवासियों को भारत से बाहर निकाले जबकि कुछ लोगों को भारत की नागरिकता दे? ये सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी कारण से सरकार को वर्ष 2015 में सीएए कानून में पुनः संशोधन करना पड़ा और वर्ष 2015 में संशोधन के द्वारा जो 5 वर्ष जेल की सजा का प्रावधान था, इसको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ इस कानून में जोड़ा कि जो भी व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में आकर शरण लिया हुआ है, 31 दिसंबर 2014 के पहले उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उस समय इसका तीव्र विरोध हुआ, तब जाकर इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को सौंप दिया गया और जेपीसी में बहुत सारे सदस्य थे, संविधान के ज्ञाता। उन्होंने इस बात की अनुशंसा की जो स्पष्ट रूप से इस कानून में धर्म का उल्लेख किया गया है, इसकी जगह धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द को लिखा जाए, क्योंकि आरंभ में यहाँ पर 6 धर्मों का उल्लेख किया गया था जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नागरिकता कानून 2019 की, जो 11 मार्च 2024 से लागू हो गया है। आखिर इसमें कौन कौन से प्रावधान थे? वो कौन से प्रावधान थे जो इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ वे कौन से प्रावधान हैं जो किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं? सामान्य रूप में एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जब भी कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाया जाता है और अगर ये प्रस्ताव पार्लियामेंट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब इस प्रस्ताव को बिल कहा जाता है, यानी विधेयक। और जब यही विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तब इसी को एक्ट कहा जाता है। इसलिए आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और दूसरा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय CAB लाया गया था उस समय भारत में विरोध प्रदर्शन बहुत तीव्र हुए, हालांकि उस समय ये कानून बना भी नहीं था। वर्ष 2019 का कानून प्रावधान करता है कि हमारे पड़ोसी देश, 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से आए हुए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, और ये 6 धार्मिक अल्पसंख्यक विशेष रूप से याद रखिएगा, ये है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। ये 4 धर्म मूल रूप से भारत में ही उदय हुए हैं, इसलिए इनको तो आपको आसानी से याद रखना है। और इसके अलावा क्रिश्चियन और साथ ही साथ पर्शियन, इन 6 धर्मों के धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जिनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है और अगर वो भारत में अवैध रूप से प्रवास किए हैं, डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014, तो इनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी सीधे रूप में कहा जाए तो ये कानून उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो 3 देशों से यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, और साथ ही साथ ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं और भारत में रहने का आधार इनके मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न है, तो इनको भारत में शरण दी जाएगी या इनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। शरण तो अब तक लिए हुए थे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्ष 2003 का जो कानून था उसमें अवैध प्रवासियों की परिभाषा को चेंज किया गया था। इस कानून में पुनः अवैध प्रवासियों की परिभाषा से इन 6 धर्म के और इन 3 देशों से 2014 के पहले आए हुए लोगों को निकाल दिया गया और इन सभी लोगों को नागरिकता पंजीकरण के द्वारा या फिर देशीकरण के द्वारा अब दी जा सकेगी। इसके लिए भारत सरकार ने, हमारे गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जहां सिर्फ इनको ये तथ्य दिखाने हैं
कि ये 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं और साथ ही साथ इन 6 धर्म से संबंध रखते हैं और इन 3 मूल देशों से इनका संबंध है। इनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और इस कानून के आने के साथ ही अनेक प्रकार के राजनीतिक दल या फिर किसी समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाने लगा और साथ ही साथ भारत में सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर क्या भारत का संविधान खतरे में है और ये प्रावधान, ये कानून संविधान संगत नहीं है। अब जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या तथ्य उठाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 हर व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। इसी के आधार पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस प्रावधान में सिर्फ 6 समुदायों को शामिल करके मुस्लिम समुदाय को आखिर क्यों इससे बाहर रखा गया है। तो इसके पीछे एक तार्किक तथ्य ये है कि यहाँ नागरिकता दिए जाने को लेकर मूल आधार जो है वह है धार्मिक उत्पीड़न, जबकि हमारे तीनों पड़ोसी देश पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जाना तार्किक नहीं प्रतीत होता है कि वहां पर इस्लामिक समुदाय के लोगों का ही उत्पीड़न हो रहा होगा। और साथ ही साथ हमारे गृह मंत्री जी ने भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि इस कानून का उद्देश्य कहीं भी किसी धर्म के अंदर सताए जा रहे लोगों को संरक्षण प्रदान करना या नागरिकता प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य है अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करना। और साथ ही साथ एक तथ्य और भी याद रखने वाला है कि अगर कोई इन तीनों देशों से आया हुआ मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है और उसको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो नागरिकता के आवेदन किए जाने का तरीका हमारे संविधान और हमारे कानून के मुताबिक उसके लिए भी सामान्य रूप से खुला हुआ है। लेकिन इस पर हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा और जांच पड़ताल की जाएगी। उसके पश्चात जो प्रक्रिया है उसके उपरांत नागरिकता मिलेगी, ना कि इस आधार पर। एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी को अगर भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, जिनके बारे में हमें बहुत हद तक जानकारी भी नहीं है, तो इससे हो सकता है कि एक बहुत बड़ी आबादी भारत में आए और भारत में रोजगार का संकट या फिर चोरी डकैती लूटपाट इस तरह की घटनाओं को देखने को मिले। तो इसके लिए एक तथ्य समझने वाली बात है कि इसमें डेट लाइन दी गई है 31 दिसंबर 2014, यानी उसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है तो भले ही इन 6 समुदायों से संबंधित है, लेकिन उसको भारत की नागरिकता इस आधार पर नहीं दी जाएगी। यानी जिन लोगों को भारत की नागरिकता दी जानी है वो ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं और ऐसी घटनाएं सिर्फ ये समुदाय के लोग करते हैं या फिर इनके द्वारा ही की गई हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर अवैध रूप से ही सतत रूप से रहते रहेंगे तो इनके सामने रोजगार का संकट रहेगा, साथ ही साथ सरकार को अलग से इनकी निगरानी के लिए खर्च करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन जो जनता की सुरक्षा के लिए होता है, एक बड़ी व्यवस्था इन लोगों के संरक्षण के लिए भी करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर इन लोगों का शोषण होगा या इन लोगों को रोजगार के आधार पर शोषित किया जाएगा तब ये जरूर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। इसीलिए नागरिकता के माध्यम से कम ये लोग सरकार के रजिस्टर में लीगली रूप से दर्ज हो जाएंगे और साथ ही साथ ये अपने जिस तरह से अभी गुजारा कर रहे हैं पूरी संभावना है कि इसके बाद ये अपने हक के लिए दर बदर नहीं भटकेंगे। अभी ना तो उनको शिक्षा मिलती है, ना स्वास्थ्य की देखरेख होती है और ना ही इन लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई व्यवस्था है। अभी भी दिल्ली में या फिर बंगाल के बहुत सारे क्षेत्रों में एक बहुत बड़े समुदाय अंधकार में जीवन जी रहे हैं। इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये नए उजाले का एक कानून है। अगर इस कानून के सभी एस्पेक्ट को अच्छे से परखा जाए और एक संतुलित विचार बनाया जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कानून हमारे देश के हित में है। लेकिन इस तथ्य को भी याद रखना चाहिए कि इस तरह के कानून जब भी लाए जाते हैं तो पड़ोसी देशों में हो रहे उत्पीड़ित लोग इस आस में फिर से पलायन करना शुरू कर देते हैं कि शायद आने वाले समय में फिर एक ऐसा कानून लाया जाएगा और फिर से हमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इससे देश के संसाधनों पर अनावश्यक दबाव भी बनता है, साथ ही साथ हमारे सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होते हैं। इतने ही नहीं, जिन संसाधनों पर जिस देश के वोटरों का हक है, जिस देश के आम नागरिक का हक है, शायद उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। और अगर ये लोग अवैध रूप से भारत में रहते हैं तो कहीं न कहीं नशा तस्करी का कारोबार या फिर सीमा पार से होने वाली घटनाएं जो कि हमारे देश में जानबूझकर करने की कोशिश की जाती है, ऐसी घटनाएं भारत में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती रही हैं। जैसे बोध गया का ब्लास्ट आपको याद होगा, इसके बारे में जब जांच हुई तो ये पता पड़ा कि ये रोहिंग्या मुस्लिम के द्वारा किया गया था और ये रोहिंग्या मुस्लिम जो कि म्यांमार से भारत पलायन किए हुए थे। और